हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि एम्स सीआरई की तरफ से फार्मासिस्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है कल, यानी कि 25 अगस्त को। ठीक है भाई, इसमें हमने मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन डाले हैं, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। आप जाके देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो में, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके अलावा नेक्स्ट पहले 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब कुछ आपके क्वेश्चन, कुछ क्या बहुत ज़्यादा पोर्शन जो है आपका केस स्टडी से रिलेटेड आया था, जो कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का हिस्सा है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का पार्ट है, जो कि डिप्लोमा बेस्ड अगर इसको आप एग्जाम मानते हो तो उनके लिए क्वेश्चंस नहीं बने थे। चलिए अब जो भी है, वही बात है कि एम्स फार्मासिस्ट का जो पेपर है उस या तो सब जैसा भी था वो सबके लिए था, टफ था तो सबके लिए था, है ना। केस स्टडी पूछी गई थी तो सबसे ही पूछी गई थी, एक दो से थोड़ी ना पूछी गई थी। तो इस बात पे हम बहस ना करते हुए, इस बात पे अब जो भी है वो चेंज नहीं हो सकता। हम चलिए डायरेक्ट देखते हैं कि कुछ इसके अलावा जो पोर्शन था हमारा, जो डायरेक्ट ईजी पे पोर्शन था हमारा फार्माकोलॉजी का, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटली आपका कैसा रहने वाला है, मेमोरी बेस्ड रहने वाला है। ठीक है जी, मैं मेंशन कर देता हूँ एक बार फिर भी, ये आपका टोटली मेमोरी बेस्ड रहेगा। ठीक है भाई, तो इसमें कुछ ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसमें साथ के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, ये नॉन फार्मा का पार्ट है, कंप्यूटर से पूछा गया था। इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या था, कीबोर्ड। ठीक है, क्योंकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये तीनों कैसे हैं, आउटपुट है, हमें आउटपुट देता है। इनपुट हम किससे देते हैं, कीबोर्ड से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड कलर ऑफ यूरिन मे बी ड्यू टू, तो ये तो मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है जो सबको आता ही होगा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के जो साइड इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के, उनका इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, आपको ट्यूबरक्लोसिस से बचाते हैं, लेकिन उतने ही जो है इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा नजर रखे जाते हैं, इन पर ध्यान दिया जाता है। तो उसमें से आइसोनियाजाइड्स की वजह से क्या होता है, रेड कलर हो जाता है यूरिन का। ठीक है, तो आइसोनियाजाइड से क्या होगा आपका, रेड कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका। आइसोनियाजाइड साइड इफेक्ट आर ट्रीटेड बाई, अब ये जो रेड कलर हो रहा है इसे किससे ट्रीट किया जा सकता है, किससे, तो वो था हमारा पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विटामिन B6 क्या करता है, आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कंट्रोल करता है या फिर उसे ट्रीट करता है। नेक्स्ट हमारा नोबेल प्राइज फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाज अवॉर्डेड टू, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप स्कैटरिंग के अंदर ना एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है रमन इफेक्ट। ठीक है, तो अगर जो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि इसका आंसर क्या रहेगा, CV रमन, इन्हीं के नाम से उस इफेक्ट का नाम पड़ा, दैट इज रमन इफेक्ट, और उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पेनिसिलिन IV इज, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, पेनिसिलिन का था या पता नहीं IV का था, ये भी मुझे ध्यान नहीं है कि क्या पूछा गया था इसका। अगर पेनिसिलिन का पूछा गया था या फिर पेनिसिलिन शायद इसमें नहीं था, इसमें सिर्फ इंट्रावेनस का जो है बायो अवेलेबिलिटी पूछी गई थी। एक बार आप हमें कमेंट में बताना कि क्या है इसका, मतलब क्वेश्चन क्या था ये। तो इसका आंसर रहेगा 100%। ठीक है, अगर IV है तो क्या रहेगा, 100% रहेगा। लिथियम इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था कि मेनिया के ट्रीटमेंट के लिए आप कौन से ड्रग यूज करते हो, मेनिया यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है दैट इज लिथियम। सबसे पुरानी ड्रग भी है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग भी है, किसके लिए, मेनिया के लिए। तो क्या रहेगा इसका आंसर, लिथियम, या फिर यूं कहो लिथियम किसके लिए यूज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर दैट इज मेनिया। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, इनमें से कौन सी ड्रग माइग्रेन के लिए यूज नहीं की जाती। देखो इसमें मैं पहले बता देता हूँ, आपके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें R से कुछ स्टार्ट हो रहा था, वो भी यूज होता है। एक था इसमें आपका ट्रिप्टीन था शायद, तो ट्रिप्टीन भी यूज होता है। और तो इसमें मतलब 3 ऑप्शन तो ऐसे थे आपके जो माइग्रेन में यूज होते हैं, एक नहीं होता है। अगर उसमें से एक मॉर्फिन था, तो ये भी अभी अच्छे से मुझे ध्यान है नहीं क्या ऑप्शंस थे, तो एक बार ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके कौन कौन से हमारे ऑप्शंस थे। एक तो बीटा ब्लॉकर था, तो बीटा ब्लॉकर्स भी आप यूज करते हैं माइग्रेन के अंदर। ठीक है, और सुमाट्रिप्टिन भी यूज करते हैं, ट्रिप्टिन का उसमें पूछा गया था। एक R से था, वो भी शायद ट्रिप्टिन था। तो 3 तो थी, तो एक जो बचा वही हमारा जो है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन में यूज नहीं होगा। चलिए जी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कार्डियोवैस्कुलर रिसेप्टर सेलेक्टिव। ठीक है भाई, कार्डियोवैस्कुलर पे सिलेक्टिव कौन सी होता है, जैसे यानी कि आपको पता है ना कि अल्फा 1 ऐसा कुछ होता नहीं, β1, β2 और β3, इसको आप कैसे याद करते हो, कौन सा रिसेप्टर कहाँ काम करता है हमारी बॉडी में। हार्ट कितने हैं, एक, तो β1 पे कौन सा, β1 कहाँ होता है हमारा मेरे प्रोमिनेंटली हार्ट पे। β2 क्या होता है हमारी बॉडी में, लंग्स। ठीक है, तो β2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारे लंग्स पे। और β3 मतलब मैं नहीं, ज़्यादा 3 मतलब तो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा क्या होता है हमारी बॉडी में, एडिपोज। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। तो कार्डियोवैस्कुलर रिसेप्टर सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, कार्डियो यानी कि β1 पे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा ड्रग्स दी गई थी आपकी कि इनमें से कौन सी ड्रग जो कार्डियोवैस्कुलर रिसेप्टर के प्रति सिलेक्टिव है। तो इसमें आपके ऑप्शन से कुछ एटेनोल, प्रोपेनोल वगैरह वगैरह ऐसा था, तो एटेनोल इसका आंसर होना चाहिए था। चलिए जी नेक्स्ट है, साइड इफेक्ट ऑफ सिस्प्लेटिन इंक्लूड। अगर आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की हो कि जो कैंसर में यूज होने वाले जितनी भी ड्रग आपकी एंटी कैंसरस ड्रग, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत पूछे गए थे। ठीक है, चाहे वो ब्लियोमाइसिन हो, चाहे आपका साइक्लोफॉस्फामाइड हो, चाहे आपका सिस्प्लेटिन हो। ठीक है, तो तीनों के क्वेश्चन से, तीनों ड्रग से आपके जो साइड इफेक्ट पूछे गए थे। तो सिस्प्लेटिन का क्या होता है आपका, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस किसकी वजह से होता है, ब्लियोमाइसिन की वजह से होता है, ये आपका ब्लियोमाइसिन की वजह से होता है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर रहेगा हमारा नेफ्रोटॉक्सिसिटी।
नेक्स्ट है हमारा बेंजोडाइजेपिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेंजोडाइजेपिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके थ्रू होता है, तो गाबा मीडिएटेड होता है, ठीक है। हमारा गाबा रिलीज को बढ़ा देता है, और गाबा कैसा एक्शन शो करता है, इनिबिटरी एक्शन शो करता है, ठीक है। क्या करा देता है, हाइपरपोलराइजेशन करा देता है। तो बेंजोडाइजेपिन क्या करते हैं हमें, हमारे सीएनएस को रिलैक्स ही तो करते हैं, इनिबिटरी एक्शन ही तो आएगा, ठीक है। तो गाबा क्या करते हैं, हमारे क्लोराइड की कंडक्टेंस को बढ़ा देते हैं और हाइपरपोलराइजेशन कॉज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक बेंजोडाइजेपिन का क्वेश्चन आपका, अगर आपको ध्यान हो, केस स्टडी से भी पूछा गया, उसमें कुछ बता दिया था। तो उसमें एपिलेप्सी का हो या कुछ ऐसे सिम्टम्स बताए हुए थे कि ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं उसको, जो भी पेशेंट है तो उसको ड्रग दी गई, यानी कि बेंजोडाइजेपिन की कोई ड्रग दी गई, और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए। तो उन साइड इफेक्ट्स को आप किसकी वजह से ट्रीट करोगे, यानी कि जो बेंजोडाइजेपिन की वजह से साइड इफेक्ट आए, ड्रग की वजह से जो साइड इफेक्ट आए, उसे आप ट्रीट कैसे करोगे, तो इसका आप एंटीडोट दोगे। और बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या होता है, फ्लूमाजेनिल, है ना। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, केस स्टडी में से घुमा फिरा के बना दिया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा 25 का, गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट। नेक्स्ट है विच ड्रग एक्ट शॉर्टली ऑन द ब्रेन ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था। और रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको ध्यान होगा, केडीटी हो चाहे शान भाग की, वो किसी में भी देख लेना, साफ साफ शब्दों में लिया गया कि थायोपेंटेन हमारी एक ऐसी ड्रग है जो क्या कॉज करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आपने ड्रग्स को लिया, कंज्यूम किया थायोपेंटेन को, तो सबसे पहले तो ये कहाँ जाएगी, आपकी उन बॉडी पार्ट्स में जाएगी जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे आपका लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, तो इनमें जाके स्टोर होगी पहले ड्रग। उसके बाद क्या होगी, ये तो हाईली परफ्यूज होगी, उसके बाद लेस परफ्यूज ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हुई इनमें, हाईली परफ्यूज ऑर्गन में, फिर यहाँ से कहाँ गई, लेस परफ्यूज, यानी कि जहाँ पे ब्लड फ्लो कम है। तो एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दूसरी बार ये लेस परफ्यूज में गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कौन शो करता है, दैट इज थायोपेंटेन। चलिए जी, नेक्स्ट है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकर एट, तो कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है भाई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो कुछ इतना खास था नहीं। साइड इफेक्ट कॉज बाय हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है, क्या करा देता है, वेसोडाइलेशन कॉज करा देता है। जब हमारी वेसल्स डायलेट करेंगी तो उनके ऊपर ब्लड के द्वारा लगाया गया ना जो जाने वाला प्रेशर हो, कितना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हुआ तो हाइपोटेंशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लिथियम कैन कॉज। अब लिथियम देखो मेनिया के अंदर यूज होता है, लेकिन अगर इसी की टॉक्सिसिटी हो जाए, लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाए, तो क्या कॉज कर देगा वो, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करा देगा, ठीक है भाई। चलिए जी नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। एंटीबायोटिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लोरोक्विनोल्स का मैकेनिज्म क्या होता है, इनिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज, ठीक है भाई। डीएनए गायरेज आपका इनिबिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरियल जो सेल है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, स्पाइरोलैक्टोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके थ्रू काम करता है, तो क्या रहेगा इसका, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ऑप्शन में शायद नहीं था, जहां तक मुझे लग रहा है। एल्डोस्टेरोन की जगह यहाँ पे था मिनरलोकॉर्टिकोइड, ठीक है। अगर मिनरलोकॉर्टिकोइड आप लगा के आए तो सही आंसर है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर को एंटागोनाइज करता है कौन, हमारा स्पाइरोलैक्टोन, क्योंकि ये क्या कराएगा हमारी बॉडी में जो सोडियम और वाटर उसकी रिटेंशन को कम करेगा, ठीक है भाई। तो इसका रहेगा हमारा मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी। तो इसके बारे में पूछा गया, बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया कि भाई कहाँ पे काम नहीं करता है। देखो ये तीन ऑप्शंस तो थे, तो इनके लिए तो काम करता है, एच पाइलोरी के ऊपर ये तीनों ड्रग्स आपकी काम करती हैं, एम्पिसिलिन भी, मेट्रोनिडाजोल भी, ओमिपेराजोल भी। यहाँ लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन था वो एसाइक्लोविर नहीं था, वो कुछ और ऑप्शन था, और इसका वही आंसर आना था, ठीक है। यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ड्रग एच पाइलोरी पे इफेक्टिव नहीं है, एच पाइलोरी का जो भी इन्फेक्शन होता है। स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम इज कॉज बाय, ये तो पक्का रट के रखो, जितने भी सिंड्रोम्स होते हैं आपके एंटीबायोटिक की तरफ, चाहे वो आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम हो, चाहे वो आपका रेडमैन सिंड्रोम हो, चाहे वो आपका स्टीवनसन जॉनसन सिंड्रोम हो, ये पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ग्रे बेबी क्लोरमफेनिकोल की वजह से होता है, रेडमैन सिंड्रोम आपका वैनकोमाइसिन, पिछली बार जो फरवरी में हमारा एग्जाम हुआ था एम्स का, उसमें भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। और स्टीवनसन जॉनसन किसकी वजह से होगा, हमारा कार्बामाजेपिन की वजह से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया इज कॉज्ड बाय। हाइपरप्लेजिया मतलब कि आपका जो गम्स होता है उनके अंदर हाइपरप्लेजिया का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, तो किसकी वजह से होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका फेनेटोइन की वजह से। एंटी एपिलेप्टिक जितनी भी ड्रग्स हैं आपकी, उसमें आप अगर पढ़ोगे तो उसमें देखना फेनेटोइन के साइड इफेक्ट्स में दिया हुआ है। चलिए जी, ड्रग ऑफ चॉइस इन सीवियर एलर्जिक कंडीशन। यहाँ पे क्या था, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वही जो केस स्टडी वाला था, डायरेक्ट आपको ऐसे बता दिया कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग कंज्यूम करने के बाद किसी किसी को जो है ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए। वो सिम्टम्स कैसे थे, आपके एलर्जिक सिम्टम्स थे। तो जब भी एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ जाए तो उसमें हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। वो क्या होता है हमारा एनाफाइलेक्टिक शॉक। अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं पहले भी एएनएस की, जो हमने यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं, तो उसमें आप देखना मैंने साफ साफ लिखा हुआ था इसके बारे में कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जब आता है तो हम क्या देते हैं, एक तो हम देते हैं क्या एड्रेनलिन, और दूसरा हम क्या देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। दोनों हम देते हैं। एड्रेनलिन कितना कितना देते हैं, 1:1000 के रेशियो में देते हैं। तो साफ साफ इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, एड्रेनलिन का हो या एपिनेफ्रिन, बात तो एक ही है। तो एलर्जिक रिएक्शन में कौन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी आपकी, एपिनेफ्रिन। एलर्जी में नहीं रहेगा ये हमने सिंपल बना दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में रहेगा। और जो क्वेश्चन में जो कंडीशंस बताई गई थी, जो सिम्टम्स बताए गए थे, वो कैसे थे, एनाफाइलेक्टिक शॉक के थे भाई। चलिए तो ये था 35 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे
15 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो भी आपको याद है, चाहे वो केस स्टडी से रिलेटेड ही क्यों ना हो आपके क्वेश्चन, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ उन्हें शेयर करके उनका आंसर आपको बता सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो भी आपका स्कोर है और आपकी कैटेगरी है वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा अंदाजा बता सके कि क्या कट ऑफ रहने वाला। देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पिछले रिजल्ट्स को देखते हुए उसका जो भी हमारा लेवल था, चाहे वो इजी का हो, हार्ड का हो, मॉडरेट का हो, लास्ट ईयर का, उससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि आप हमारी इस बार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है जी, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।